दोस्तों स्वागत है आपका राष्ट्रपति की सीरीज के भाग 2 में। आपको याद होगा कि आखिरी वीडियो में हम लोगों ने कुछ अनुच्छेद पढ़ लिए थे जहां पे राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारियां दी गई थी। आज मैं आपको कुछ और नए अनुच्छेद या आर्टिकल बताऊंगा हमारे संविधान से, जिसको लेकर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 56 के साथ। आखिरी वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 55 पढ़ लिया था जहां पे विधि बताई गई थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अनुच्छेद 56 के 2 खंड हैं, जिसमें से पहला खंड यानी कि ए जो है वो हमें बताता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख यानी कि जिस दिन वो शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। मतलब यहां पे बताया गया है कि उनकी पदा अवधि कितनी होगी। यहां से महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि राष्ट्रपति की जो पदा अवधि है वो कितनी होती है और कब से कब तक होती है। देखिए, चुनाव जीतने के तुरंत बाद से नहीं होती है, शपथ ग्रहण के बाद होती है। शपथ ग्रहण वाला जो पॉइंट है आपको याद रखना है कि वहीं से अवधि शुरू होती है। तो ये पहला खंड है। अब इसके भी 3 भाग है, यानी कि 1, 2, 3। पहले भाग में ये कहा गया है कि अगर मान लो कि राष्ट्रपति बन जाते हैं, जीत जाते हैं, अगर राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना है तो वो कैसे करेंगे। वो एक लिखित पत्र देंगे। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। यानी कि उन्हें अपना लिखित पत्र उपराष्ट्रपति को देना होगा और उसके बाद वह पद त्याग सकते हैं। यह है पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें अनुच्छेद 61 का वर्णन मिलता है थोड़ा सा। वहां पे यह कहा जाता है कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग करके हटाया जा सकता है। इसकी एक रीति होती है, एक विधि होती है। अभी जब हम अनुच्छेद 61 पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि वो क्या होती है। लेकिन दूसरे पार्ट में उन्हें हटाने का मतलब, अगर मान लो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन्हें हटाया कैसे जाए, अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जाए। तीसरा पार्ट हमें बताता है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त हो जाए, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह से ठीक 5 साल हो गए, आगे बढ़ गए, उसके बाद भी वो पद धारण कर सकते हैं जब तक उस पे उत्तराधिकारी ना बैठ जाए, यानी कि अगला राष्ट्रपति ना बैठ जाए तब तक राष्ट्रपति ही उस पद को ग्रहण करके चलेंगे। और इसी अनुच्छेद 56 का दूसरा खंड ये कहता है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना लिखित पत्र यानी कि त्याग पत्र दे दे तो उपराष्ट्रपति को तुरंत ये सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देनी होती है। ठीक है, मतलब ये सूचना पहले लोकसभा के अध्यक्ष को जाएगी। तो ये होता है अनुच्छेद 56। बात करें अनुच्छेद 57 की, तो उसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। यानी कि आसान शब्दों में एक व्यक्ति जो है वो कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं है कि यूएसए या यूके में जहां पे 2 बार बनता है, जैसे यूएसए में 2 बार बनता है राष्ट्रपति अधिकतम, इसके बाद नहीं बन सकता है। लेकिन इंडिया में यानी कि भारत का जो संविधान है वो ये कहता है कि एक व्यक्ति अगर सब कुछ पालन कर रहा है ठीक से तो एक बार नहीं कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे देश में सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र पहले हमारे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनके अलावा अभी तक ये सौभाग्य किसी दूसरे व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ है। बात करते हैं अनुच्छेद 58 के बारे में, जो कि राष्ट्रपति को लेके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है या अनुच्छेद है। इसको ध्यान से समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए क्या योग्यता चाहिए, मतलब राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, इसके अंदर भी खंड है, 2 खंड है। पहला खंड क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तभी पात्र होगा जब वह ए यानी कि पहला भारत का नागरिक होगा, दूसरा उसकी उम्र 35 साल से अधिक होनी चाहिए, यानी कि एक भी दिन कम नहीं चलेगी, 35 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए, और तीसरा कि वो लोकसभा में चुनाव लड़ने के योग्य हो। फिर से समझ लीजिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए, और तीसरा कि वो लोकसभा से कहीं भी चुनाव लड़ सके। इसमें जो दूसरा खंड है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी लाभ पद पे हो, यानी कि जैसे मान लो कि सरकारी नौकरी पे हो, उसको अगर लाभ पद प्राप्त है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति भी है और कहीं सरकारी नौकरी भी उसकी चल रही है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सरकार में जितने भी पद होते हैं वो लाभ पद नहीं होते हैं, इस बात को याद रखिए। मंत्री हो या किसी भी तरीके का कोई भी पद हो, वो लाभ पद नहीं होते हैं, उन्हें कोई भी पद ग्रहण करने की इजाजत नहीं होती है। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ये जो एलिजिबिलिटी है ये तो भारत में कई लोगों के साथ है, जैसे कि भारत के नागरिक बहुत सारे हैं, 35 साल से उम्र ज़्यादा भी है बहुत लोगों की, लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, मतलब वो चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा से, और साथ ही हो सकता है उसके बाद सरकारी नौकरी ना हो, तो क्या वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? वेल, कायदे से तो लड़ सकता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो निर्वाचक मंडल होता है जो राष्ट्रपति को चुनता है, उसमें से
50 ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी का प्रस्ताव रख सके, यानी कि वो प्रस्तावक होने चाहिए 50, और 50 जो हैं वो सपोर्टर होने चाहिए। मतलब कुल मिला के 100 लोगों का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए निर्वाचक मंडल से, तब कहीं जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाओगे। अब देखिए, एक आम आदमी के पास बाकी सारी एलिजिबिलिटी तो होती है, लेकिन ये नहीं होती है। कोई भी यूं ही आपको नहीं बना देगा राष्ट्रपति, यानी कि कोई भी यूं ही आपको सपोर्ट नहीं करेगा निर्वाचक मंडल से, इसीलिए आम आदमी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाता है। तो अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ मत जाइएगा। अच्छा, इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव कोई लड़ने जाता है तो उसको एक ज़मानत राशि देनी होती है, जो है 15,000 रुपये। अब ये 15,000 रुपये भारत सरकार के खजाने में जमा होता है, ठीक है। ये 15,000 जमानत राशि है। अच्छा, अगर वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो जीतने पर ये जमानत राशि उसे वापस मिल जाती है, वरना वापस नहीं मिलती है। अच्छा, मान लो हार भी गया तब भी मिलती है, लेकिन कम से कम उसके पास सारे वोट, जितने भी वैध वोट हैं, वैध मत हैं, उनका 1/6 पार्ट होना चाहिए। जैसे मान लो कि वोट करने वालों की संख्या यानी कि टोटल वोट 120 है, तो अगर जमानत राशि उसे वापस चाहिए तो कम से कम 20 वोट तो उसे मिलने चाहिए। 20 वोट क्या है? 1/6 भाग है, ठीक है। अगर इससे कम वोट मिले हैं तो वो राशि जब्त हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। देखिए, अनुच्छेद 60 जो है वो भारत के राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। देखिए, जब भी कोई राष्ट्रपति बनता है तो वो सीधे कार्यालय में नहीं चला जाता है। राष्ट्रपति का जो कार्यालय होता है उसमें नहीं चला जाता है, उससे पहले उसे शपथ लेनी पड़ती है, सभी मंत्रियों को लेनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलवाते हैं, या उनकी उपस्थिति में ये शपथ होती है। और अगर मान लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उनसे ये शपथ दिलवाई जाती है, उनकी उपस्थिति में शपथ होती है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 61 महाभियोग, या संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग। देखिए, ये बहुत स्पेशल है, मैंने आपको अनुच्छेद 56 में ही बताया था, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, होता यह है कि मान लो कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो उसको हटाया कैसे जाए? तो उनके खिलाफ संसद भवन में महाअभियोग बनता है। तो संसद भवन में ये महाअभियोग बनाता कौन है? देखिए, संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। कहीं पे भी ये बन सकता है महाअभियोग, यानी कि ये दोनों जगह में से कहीं भी बन सकता है। मान लो कि राज्यसभा में बना है तो महाअभियोग लागू करने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित में भेजा जाता है कि आपके खिलाफ महाअभियोग लगने वाला है। तो अगर आप 14 दिन के अंदर अंदर त्याग पत्र दे देते हैं तो महाअभियोग नहीं लगेगा। हालांकि ये सब कुछ राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि वो त्याग पत्र देंगे कि नहीं देंगे। नहीं देते हैं तो फिर इसमें कार्रवाई होती है, और जब महाअभियोग लगना होता है, जब सर्वसम्मति से, तब राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। अब राष्ट्रपति के हटने पर उनका जो कार्यभार होता है वो उपराष्ट्रपति संभालता है, लेकिन याद रखिए कि सिर्फ 6 महीने के लिए संभालता है, क्योंकि इस बीच उन्हें नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करना होता है। इसके अलावा एक आखिरी पॉइंट बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई वाद विवाद हो जाए तो उसका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं। इससे पहले भी 4-5 आर्टिकल्स मैंने आपको पहले बताए थे। इन 2 पार्ट्स में मैंने जितने भी आर्टिकल्स कवर किए हैं, ये सारे आर्टिकल्स राष्ट्रपति के बारे में आपको सारी जानकारी देते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। अब इसके बाद इस सीरीज़ का एक वीडियो और बचता है जहां पे हम बात करेंगे शक्तियों के बारे में, कार्यों के बारे में, राष्ट्रपति के क्या होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि राष्ट्रपति की ये सीरीज़ आपको समझ में आ रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके बाद भी इसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।